हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे दोस्तों उन सारे क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे थे जो 2025 में एसएससी के हर एग्जाम में इन भी टाइप क्वेश्चन की जो नए टाइप के क्वेश्चन है या कहते हैं जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की हर टाइप कवर कर रहे थे। 100 क्वेश्चन में ये पूरा क्रैश कोर्स होने वाला है आपके लिए। पहला पार्ट इसका आया था 25 क्वेश्चन। अभी इसका सेकंड पार्ट है 26 to 50 तक रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में भी। अगर आप ये 100 क्वेश्चन दोस्तों लगा लेते हो आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो एसएससी ने कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर कह सकते हैं सीपीओ कोई ना कोई एग्जाम कहीं ना कहीं ये बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। डेट भी आपको देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर नीचे साइड में देखोगे तो डेट भी लिखी हुई है हर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। ये सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी। ये लगाने के बाद आप कहीं पे भी मॉक टेस्ट लगाइए अपना कंटेंट रिवाइज करिए। आपको ज्यादा पीवाईक्यू लगाने की जरूरत नहीं है। अपना कंटेंट रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। आपको बताना है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। द लेबरर्स द लेबरर्स सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, डिड यू आस्क द मैनेजर when we are going to receive our remuneration that has been pending for the last 3 months। अब यहाँ पे दोस्तों लेबरर्स का मतलब है मजदूर और रिमनरेशन मतलब क्या होता है वेतन पेमेंट कह सकते हैं। पेंडिंग का मतलब क्या होता है बकाया। पता ही होगा आपको आसान है। मतलब कहते हैं जो मजदूरों ने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि क्या उसने मैनेजर से पेंडिंग पेमेंट के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन ऐसे मतलब कि इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा। सिंपल है। अब हमें कन्वर्ट करना है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। अब आपको पता होना चाहिए जो वर्ब है आस्क्ड इसके साथ इफ ही हैड आस्क्ड आना चाहिए। और सबसे पहले तो बिल्कुल इजी लास्ट को किस में चेंज करेंगे। लास्ट को चेंज करते हैं प्रीवियस में। लास्ट 3 मंथ्स क्या आएगा प्रीवियस 3 मंथ्स आएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे लास्ट है ऐसे की ऐसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। एक ऑप्शन बार हो गया। और आर गोइंग को चेंज करेंगे किस में। आर को दोस्तों पास्ट में चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये आएगा वर गोइंग आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा वर गोइंग आएगा। अब इसमें देखते हैं वर गोइंग है यहाँ पे आर गोइंग है। ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब आपको डिफरेंस क्रिएट करना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखते हैं द लेबरर्स आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही आस्क्ड। ये गलत है। तो मैंने क्या कहा था अभी। अब पास्ट को चेंज करना है डीड के साथ। देखो अब वर्ब क्या है डीड लगा देते हैं वी1 यूज करते हैं किसमें जब हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही बना हुआ है। अब अगर डीड ना होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती सिंपल पास्ट होता। और आस्क आस्क को सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं किसमें हैड में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे मतलब कि हैड आस्क्ड आना चाहिए। इसमें तो ऐसे की ऐसे है ही आस्क्ड सिंपल पास्ट ही है। सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे मतलब सिंपल पास्ट का जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन पूछते हैं तो डीड लगाते हैं स्टार्टिंग में इसको चेंज करेंगे हेल्पिंग ऑफ हैड के साथ पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब हैड प्लस क्या आएगा वी3 आएगा आस्क्ड आएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या है हैड नहीं है इसलिए ये ऑप्शन बार हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच बतानी है कौन सी होगी इसकी। दे रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर इफ ही वाज फीलिंग कोल्ड। यहाँ पे रिक्वेस्ट है। जब भी रिक्वेस्ट की बात होगी कह सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं प्लीज का यूज करते हैं। प्लीज का यूज करते हैं और क्या आती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। मतलब क्लोज्ड नहीं आएगा प्लीज क्लोज आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया। प्लीज तो सभी में है। अब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ये ऑप्शन बार हो गया क्योंकि ये क्लोज था। अब नेक्स्ट देखते हैं इनमें डिफरेंस क्रिएट करना। उसके बाद देखो इफ यू के बाद दोस्तों इज गलत है। यू के साथ तो आर आता है। ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिसिंग है। देखो इफ क्या आएगा यू तो आएगा इफ फील कोल्ड। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ये ऑप्शन बार हो गया। तो ये अपने आप में ठीक है इफ यू आर फीलिंग कोल्ड। ही सेड प्लीज क्लोज द डोर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड। मतलब कि उन्होंने कहा अगर ठंड लग रही हो तो दरवाजा बंद कर दो। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 28, select select the option that express the given sentence in direct to indirect speech. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दे said our teacher will explain the topic tomorrow. अब सबसे पहले विल को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? वुड में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम। इसमें विल है, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें शुड है, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, और इसमें तो है ही नहीं है, ना विल है ना वुड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, माय फ्रेंड, आपको बताना है चूज द मोस्ट एक्यूरेट इट्स कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बताना है आपको। माय फ्रेंड सेड दैट ही कुड मीट मी आफ्टर लंच। अब कुड को किस में चेंज करेंगे? कैन में चेंज करेंगे दोस्तों। किस में चेंज करेंगे? आप कहेंगे कैन में चेंज करेंगे। कैन में चेंज करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कैन है, सारे ऑप्शन बाहर हो जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। दे रिक्वेस्टेड ऑफ द ऑफिसर टू परमिट देम टू गो ऑन लीव फॉर 3 days। मतलब कहते हैं उन्होंने ऑफिसर से कहा हमें 3 दिन की छुट्टी की इजाजत दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्टेड को चेंज करेंगे किस में दोस्तों? प्लीज में चेंज करेंगे। डायरेक्ट बनाते टाइम प्लीज में चेंज करेंगे। ये ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गया। अब गो ऑन लीव ऐसे की ऐसे रहेगा, या गोइंग है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। प्लीज परमिट मतलब इजाजत देना, परमिट अस या परमिट देम। देम नहीं आएगा क्योंकि अपने लिए छुट्टी मांगने की बात हुई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। तो क्या आएगा? दे दैट टू द ऑफिसर, उन्होंने कहा प्लीज परमिट अस टू गो ऑन द लीव फॉर 3 days। मतलब उन्होंने ऑफिसर से कहा हमें 3 दिन की छुट्टी की परमिशन दीजिए या इजाजत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, रेहान सेड टू मलिका द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पतन इन गुजरात। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? आपको बताना है इनडायरेक्ट है। अब यहाँ कोई बात बताई गई है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जो हमेशा क्या रहता है? सच रहता है। यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा सच रहता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा टेंस चेंज नहीं होगा तो ये वोज है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। टेंस चेंज नहीं होगा, देखो सेम रहेगा। रेहान टोल्ड मलिका दैट द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पतन इन गुजरात। मतलब कि रेहान ने मलिका से कहा कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द आपको बतानी है करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बताना है इसका। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव ए कार। यहाँ पे दोस्तों क्या है? कुड आया है। कुड को कैन में चेंज करेंगे। कैन में चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में देखो, द इंटरव्यूअर सेड यू कैन या कैन यू। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में पूछते हैं, जब भी हम क्वेश्चन बताते हैं पूछते हैं तो किसका यूज करते हैं? पहले मॉडल का यूज करते हैं पहले, बाद में सब्जेक्ट आता है। इस तरह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर ने पूछा क्या तुम कार चला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नो ऑब्जेक्शन डैश यूर प्रपोजल। डैश यूर प्रपोजल। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन के साथ डायरेक्ट किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यूर प्रपोजल, मतलब मुझे तुम्हारे प्रपोजल से कोई दिक्कत नहीं है। तो टू का यूज होना चाहिए यहाँ पे, डायरेक्ट प्रेपोजिशन आएगी टू। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, द स्टूडेंट्स वर कीन डैश पार्टिसिपेटिंग। अब आपको याद रखना है कीन के साथ प्रेपोजिशन हम लगाते हैं जी ऑन। क्या लगाते हैं दोस्तों? कीन के साथ लगाते हैं प्रेपोजिशन ऑन। कीन ऑन का मतलब होता है इंटरेस्टेड होना, इंटरेस्टेड होना। कीन के साथ ध्यान रखना आपको ऑन लगता है, मतलब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड थे। स्टूडेंट्स वर कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, select the most appropriate option to fill in the blank. The editor dispensed dash unnecessary details. अब आपको याद रखना है डिस्पेंस, डिस्पेंस्ड के साथ दोस्तों यहाँ पे आएगा, डिस्पेंस के साथ आता है preposition विद आता है। डिस्पेंस विद मतलब हटा देना, या कह सकते हैं बिना किसी चीज के काम चला लेना। ठीक है, तो ये फ्रेज होता है हमेशा डिस्पेंस विद, आपको याद रखना है। द एडिटर डिस्पेंस्ड विद अननेसेसरी डिटेल्स मतलब एडिटर ने फालतू डिटेल्स हटा दी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, शी वॉकड ग्रेसफुली डाउन द डैश ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। यहाँ पे आएगा, मीनिंग निकल के आता है मतलब कि वो शादी के दौरान रास्ते से चलकर आई। दोस्तों यहाँ पे आएगा AISLE, ऐसले कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है शादी में चलने का रास्ता। क्या होता है? शादी में चलने का रास्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शी वॉकड ग्रेसफुली डाउन द एस्ले ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी मतलब वो शादी के दौरान रास्ते से चलकर आई। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑडियंस वॉज mesmerized dash the speakers eloquence। अब यहाँ पे mesmerized का मतलब क्या होता है? बहुत इम्प्रेस होना, बहुत इम्प्रेस होना। द ऑडियंस वॉज mesmerized dash the speakers eloquence का मतलब दोस्तों बोलने का तरीका, या कह सकते हैं बोलने से किसी को इम्प्रेस करना, बोलने से इम्प्रेस करना, बोलने के अपने बोलने के तरीके से इम्प्रेस करना कह सकते हैं। अब स्ट्रक्चर कौन सा है? पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। द ऑडियंस वाज mesmerized बाय द स्पीकर्स इलोक्वेंस मतलब ऑडियंस स्पीकर की बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई। देयर इज ए डैश ओवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। ओवर वोल साउंड है तो किसका यूज करेंगे दोस्तों? पता ही होगा आपको किसका यूज होगा। राइट आंसर होगा एन का यूज होगा। देयर इज एन ओवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी, तुम्हारे पास अभी 1 घंटा बचा है। क्वेश्चन नंबर 39, शी इज कैपेबल डैश हैंडलिंग द सिचुएशन। अब कैपेबल के साथ यूज करते हैं हम, ऑफ का यूज करते हैं। कैपेबल ऑफ मतलब कि योग्य होना किसी चीज के, योग्य होना, कैपेबल ऑफ। कैपेबल के साथ यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन रूल है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन मतलब कि वो सिचुएशन संभालने में कैपेबल है। क्वेश्चन नंबर 40, ही कुडंट हेल्प बट डैश अप ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन इन द मूवी। अब यहाँ पे देखना आपको क्या आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इमोशन की बात है, किसकी बात है? इमोशन की बात है। तो इमोशन की बात है तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड, ये बैठेगा टीयर। टीयर मतलब क्या होता है? टीयर अप, टीयर अप का मतलब होता है आंखों में आंसू आ जाना, आंखों में आंसू आ जाना। तो जैसे कि सी कुडंट हेल्प बट टीयर अप ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन इन द मूवी मतलब इमोशनल सीन देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ रिकालसिट्रेंट। रिकालसिट्रेंट का सिनोनियम आपको बताना है। रिकालसिट्रेंट का दोस्तों मतलब होता है, सिनोनियम बताना है। रिकालसिट्रेंट का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है, जो बात ना माने। मतलब ये वर्ड जिद्दी और रूल्स तोड़ने वाले के लिए यूज किया जाता है। जो मतलब ऐसे इंसान हो जो रूल्स तोड़ता हो, जिद्दी टाइप का, उसके लिए यूज किया जाता है। रिकालसिट्रेंट मीन्स जो बात ना माने। इसका कह सकते हैं सिनोनियम क्या होगा? डिसओबीडियंट होगा। ये मतलब होगा डिसओबीडियंट, जो बात सुनता हो, सॉरी सुनता नहीं हो। ओबीडियंट मतलब जो सुनता हो, बात मानता हो, इसका उल्टा हो जाएगा डिसओबीडियंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 42, सिनोनियम बताना है एनर्वेट। एनर्वेट का आपको सिनोनियम बताना है। एनर्वेट का मतलब क्या होता है? थका देना, कमजोर कर देना, कमजोर कर देना, थका देना, या कह सकते हैं बिल्कुल थका देना। और सेम यहाँ पे मीनिंग होगा एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, सिनोनियम बताना आपको डेट्रियोरेट का। डेट्रियोरेट का सिनोनियम बताना है दोस्तों। डेट्रियोरेट मीन्स, इसका मतलब होता है बिगाड़ना कोई चीज, ठीक है, या कह सकते हैं कंडीशन का धीरे धीरे खराब होना। कंडीशन का धीरे धीरे खराब होना, या हालात का कह सकते हैं और भी ज्यादा बिगड़ जाना सिचुएशन का, ये कह सकते हैं। तो सेम मतलब किसका होता है? रसन का भी होता है। रोशन मतलब बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द कोनंड्रम। कोनंड्रम, कोनंड्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुश्किल, डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आसान ना हो, जिसका सॉल्यूशन आसान ना हो, ठीक है, या कह सकते हैं कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन, मुश्किल। तो यहाँ पे इसका बैठेगा फिट सिनोनियम प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बॉडी। बॉडी का आपको बताना है, सिनोनियम बताना है हमें इसका, ठीक है, सिनोनियम बताना है। इसका मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल ही भद्दा टाइप का, गंदी लैंग्वेज यूज करना, ठीक है। यूजुअली कह सकते हैं जोक्स या बात को बिल्कुल ही ऐसी बात करना जो बिल्कुल क्या है, अच्छी ना हो, उस तरह से इसका यूज किया जाता है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है, मतलब कि गंदी या बेशर्मी वाली बात के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है भद्दा, गंदी लैंग्वेज यूज करना। और इसका कह सकते हैं सिनोनिम कौन सा होगा? कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो चुभती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, सिनोनियम बताना है यहाँ पे अबिक्वेटस। अबिक्वेटस का आपको सिनोनियम बताना है। अबिक्वेटस का मतलब होता है, आपको याद रखना है, जो हर जगह मौजूद हो, जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो, मतलब जो चीज सब जगह दिख जाए, जो हर जगह मिल जाए, उस चीज के लिए यूज किया जाता है। अबिक्वेटस का यूज किया जाता है। और सेम मतलब होगा यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट का। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ अलाक्रिटी। ठीक है, अलाक्रिटी मतलब कि इसका जो मतलब होगा कोई काम जल्दबाजी में करना, ठीक है, खुशी खुशी और जल्दी से कोई काम करना। अलाक्रिटी मतलब होता है खुशी खुशी और जल्दी जल्दी से कोई काम करना, या काम करने का जज्बा और एक्साइटमेंट होना। एक्साइटमेंट होना, काम करने का जज्बा और एक्साइटमेंट होना अंदर, ये कह सकते हैं इसका मीनिंग जल्दी और खुशी से काम करना। तो इसका कह सकते हैं जल्दी और खुशी से ईगरनेस होना, से मतलब होगा यहाँ पे ईगरनेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, एंटोनियम बताना अब की बार आपको। एंटोनियम, स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? बहुत सावधान और ईमानदार। बहुत सावधान और ईमानदार, केयरफुल तरीके से कोई भी काम करना। इसका अपोजिट क्या होगा फिर? केयरलेस होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है, स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? हर चीज ध्यान से करना। अपोजिट क्या होगा इसका? लापरवाह, मतलब कि केयरलेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका ये भी मिलता जुलता है, ठीक है, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहेगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, ओरेक्युलर। ओरेक्युलर का मतलब, ओरेक्युलर का मतलब क्या होता है दोस्तों?
घुमा-फिरा, घुमा-फिरा कर कोई काम करना कह सकते हैं। मतलब जो मुश्किल हो पहले स्टार्टिंग में घुमा-फिरा कर या कोई भी चीज़ पेश करना। इसका एंटोनियम होगा, उल्टा अपोजिट होगा इसका ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लियर हो, जो स्पष्ट हो, मतलब साफ समझ में आने वाला, बिल्कुल जो समझ में आ जाए, स्पष्ट। ये होगा इसका एंटोनियम, ऑप्शन ए। चूज़ द एंटोनियम ऑफ टेंजिबल। टेंजिबल का एंटोनियम आपको बताना है। टेंजिबल का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो छू सकें हम, जिसको महसूस कर सकें, जिसको महसूस कर सकें, जो हाथ से महसूस कर सकें छू के। इसका उल्टा होगा फिर इंटेंजिबल होगा। बोलो, जिसको हम छू ना सकें, महसूस ना कर सकें, इंटेंजिबल। ऑप्शन सी।